अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आज जो है ना हम बात करने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि फार्माकोलॉजी क्या चीज़ होती है और उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे जिसको हमने डिस्कस किए। आज हम ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक ड्रग हम बॉडी को जो है ना दे सकते हैं। हम किस तरह से एक ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं टूवर्ड्स द बॉडी, इन द बॉडी। तो आज का जो टॉपिक है वो रूट्स है। कौन कौन से ऐसे जो है ना तरीके हैं जिसकी वजह से हम ड्रग को एक जो है ना बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा नाम है बशारत अली और चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम देख लें ना तो आज की टॉपिक में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक मैंने 3 सेपरेट लेक्चर्स में डिवाइड किया है क्योंकि स्टूडेंट्स को फिर आसानी होती है कि फिर जब हम इसको जो है ना सेपरेटली डिस्कस करें। तो रिमेंबर वन थिंग, हम इसको जो है ना स्लोली डिस्कस करेंगे और सेपरेट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे विद डिटेल। सही है। अच्छा, अगर हम इसकी कंटेंट की बात करें ना कि फार्माकोलॉजी की ये जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो रिमेंबर वन थिंग, पहला हम डिफिनीशन की बात करेंगे कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ होती है। फिर उसमें जो है ना फैक्टर्स अफेक्टिंग रूट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वजूहत है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे जो है ना बातें हैं जो रूट को इफ़ेक्ट करती है। मतलब इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो है ना वो कौन कौन से हैं। किस तरह से हम जो है ना एक रूट को जो है ना सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके ज़रिए हम एक ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है। फिर हम इसकी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कुछ ड्रग्स इस तरह से होते हैं जिसको हम ओरली इनटेक करते हैं, कुछ ड्रग्स इस तरह से होते हैं जिसको हम इंजेक्शन की थ्रू बॉडी में इंटर करते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, लोकल रूट्स को डिस्कस करेंगे। लोकल रूट्स का मतलब यह है कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे लोकल रूट्स हैं और उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सही है। फिर उसके बाद इंटरल रूट को डिस्कस करेंगे और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम पेरेंटल रूट्स की बात करेंगे और उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो अगर आपने देखा हो क्लासिफिकेशन में हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़नी है, एक है लोकल रूट, दूसरा है इंटरल रूट और तीसरा है पेरेंटल रूट। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम जो है ना इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन है ये बिल्कुल ही सिंपल है। A route of administration is the path by which a drug is given to the body। वो वाला रास्ता जिसको हम अपनाएंगे किस चीज़ के लिए, एक ड्रग को बॉडी में इंटर करने के लिए। हम किस तरह से एक ड्रग को बॉडी में इंटर कर सकते हैं, तो इसका नाम, इसका जो मतलब है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा पाथवे हम यूज़ करेंगे, कौन सा रास्ता हम यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम बॉडी में ये ड्रग दे सके, हम इस ड्रग को, इस मेडिसिन को बॉडी के अंदर ले जा सके। तो अगर हम उसके लिए कोई पाथवे यूज़ करेंगे तो वो कौन सा पाथवे होगा, कौन सा रूट होगा, कौन सा रास्ता होगा, और उस रास्ते के ज़रिए हम किस तरह से एक ड्रग को जो है ना एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो इसका नाम है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस डिफिनीशन को अगर हम देख ले तो ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है कि अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पाथ, वो वाला रास्ता बाय विच अ ड्रग इज़ गिवन टू द बॉडी, जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, एक ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये इसका जो है ना कुछ सिंपल सा क्या है, सिंपल सा डिफिनेशन है। आपने देखा होगा कि कुछ ड्रग्स इस तरह के होते हैं जिसे हम ओरली इंटेक करते हैं। फिर ओरली में जो है ना ड्रग के कुछ अक़साम होते हैं। जिस तरह से अगर हम ओरली की बात करें तो ओरल में हमारे पास टैबलेट्स होते हैं, ठीक है, सिरप्स होते हैं। तो अगर हम देख लें ना तो ये वाले जो है ना ये सॉलिड ड्रग्स है और ये वाले जो है ना ये लिक्विड फॉर्म में। सही है। तो ये कुछ की जो है ना इसके अक़साम है। अगर हम इंजेक्टेबल में देख लें, जो इंजेक्शंस के ज़रिए होते हैं, तो इसमें हमारे पास आईवी है, आईएम है,
सबक्यूटेनियस है। तो ये कुछ इस तरह की जो है ना इसकी फिर जो है ना क्लासिफिकेशन की गई है। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का जो है ना हमने डिफिनेशन को पढ़ना है और एक क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चले जाते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ रूट, हम किस तरह से एक ड्रग को जो है ना उसके लिए एक रूट को, एक पाथवे को सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर एक पेनाडोल है, तो मुझे किस तरह से, मैं ये किस तरह से डिसाइड करूँगा कि पेनाडोल को ओरली लेना चाहिए या इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लेना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी खुसूसियात होंगे जिसकी बिना पे मैं ये करूँगा, मैं एक पाथवे को चूज़ करूँगा, ठीक है। तो पहली बात, आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग क्या चीज़ है। मतलब अगर एक ड्रग है वो जो है ना लिक्विड फॉर्म में है, वो जो है ना इंजेक्टेबल फॉर्म में आप दे सकते हैं, तो आप उसको क्यों ऑरली देंगे, ठीक है। तो एक ड्रग का फिज़िकल फॉर्म क्या है और दूसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो कौन कौन सी है, तो उसके बिना पे मैं ये डिसाइड करूँगा कि ये ड्रग किस तरह जाएगा। ये ड्रग या तो इंजेक्शन फॉर्म में जाएगा या जो है ना ये ऑरली इनटेक इसकी होगी या किसी और रूट के ज़रिए हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर हम ये डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन। साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन का मतलब ये है कि आप कौन सा एक्शन अचीव करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर जो ओरल रूट है ना, ओरल रूट बहुत स्लो है, इसमें एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, ये आप इसको नोट कर दीजिए। एक होती है स्लो एब्जॉर्प्शन, दूसरी होती है फास्ट एब्जॉर्प्शन। रिमेंबर वन थिंग, जो इंजेक्शन है ना इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, वो फास्ट है, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जब आप एक ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी की तरफ, तो वो कितने टाइम में ब्लड की जो है ना ब्लड में पहुंच जाता है, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जब एक ड्रग ब्लड तक पहुंच जाए, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो जब हम ऑरली एक ड्रग को इनटेक करते हैं ना, तो उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो स्टमक की तरफ जाता है, वो फिर लिवर की तरफ जाता है, उसमें जो है ना कुछ मेटाबॉलिज्म्स होते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो कहाँ जाएगा, वो ब्लड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी एब्जॉर्प्शन क्यों फास्ट होती है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली ब्लड में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ब्लड में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये है कि आपका मकसद क्या है, आपका डिज़ायर्ड एक्शन क्या है, सही है। तो साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन, आपका साइट कहाँ पे है, आपका एक्शन आपने क्या परफॉर्म करना है। अगर मिसाल के तौर पर आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है, तो क्या आप उसके ऊपर टैबलेट लगाएंगे या आप उसके ऊपर जो है ना सिरप लगाएंगे? नहीं, आप उसके ऊपर लोशन लगाएंगे, आप उसके ऊपर क्रीम्स लगाएंगे, आप उसके ऊपर ऑइंटमेंट्स लगाएंगे। तो साइट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी जगह है और डिज़ायर्ड एक्शन क्या है, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है कि आपने किस रूट को जो है ना मुंतखब करना है। तीसरी बात, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिफरेंट रूट। ये यहाँ पे मैंने जो है ना आपको समझा दिया कि एक तो साइट होना चाहिए, फिर आपका जो है ना डिज़ायर्ड एक्शन होना चाहिए कि आपने एक्शन किस तरह से जल्दी से जो है ना एब्जॉर्प्शन इसकी चाहिए या इसकी जो है ना एब्जॉर्प्शन स्लो होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट जूसेस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑन द ड्रग। अब इसका जो है ना रिमेंबर वन थिंग, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये आप याद रख लिया करो। जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स को स्टडी करेंगे तो इसमें जो है ना आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे याद रख लिया करो। जब आप किसी ड्रग को ओरली इनटेक करते हैं तो ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, स्टमक की तरफ जाएगा। स्टमक में आपकी जो है ना फिर इसके बाद ये लिवर की तरफ जाएगा और इसके ऊपर उस ड्रग के ऊपर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा ना। तो अगर ये ड्रग मिसाल के तौर पर 100% है, सही है, और मेटाबॉलिज्म की वजह से इसकी जो 25% है ना वो क्या हो गई, वो लॉस हो गई, वो चली गई है।
तो ब्लड को कितना परसेंट मिलेगा? ब्लड को मिलेगा 75% ऑफ ड्रग, और ये 75% ऑफ ड्रग को हम क्या नाम देंगे? बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि कितना परसेंट ड्रग जो है ना वहाँ पे लॉस हुआ और कितना परसेंट ड्रग जो है ना वो ब्लड को मिल रहा है, तो इसका नाम है बायो अवेलेबिलिटी। और ये यहाँ पे ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, इसको हम या तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं या हम इसको फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। तो जो ड्रग आप जो है ना ओरली इंटेक करते हैं वहाँ पे उस पे जो है ना क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ ये कौन से ड्रग्स के लिए? ये ओरली इंटेक ड्रग्स के लिए। अगर आप इंजेक्शन में दे रहे हैं तो इंजेक्शन में वो क्या करेगा? वो लिवर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो आप डायरेक्टली कहाँ पे दे रहे हैं? ब्लड में दे रहे हैं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वहाँ पे नहीं होगा। सही है ना? अच्छा, दूसरी बात, अच्छा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने आपने समझा दिया, ये क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑन द ड्रग। तो ये याद रख लिया करो कि इफेक्ट होता है डिफरेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का किसके ऊपर? ड्रग के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ डाइजेस्टिव जूसेस के हवाले से। आपने सुना होगा ये इंसुलिन क्या चीज़ होती है? ये इंसुलिन असल में आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है ना उसको क्या करता है? उसको यूटिलाइज करता है, मतलब उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करता है, ये सारा जो प्रोसेस करता है। और ये इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है बॉडी में? ये पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। तो जब भी आपका जो पेनक्रियाज है वो काम छोड़ दे और इंसुलिन आपकी जो है ना रिलीज़ ना हो, तो फिर आपको एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम नॉर्मल अल्फाज में शुगर की बीमारी कहते हैं, जिसका नाम है डायबिटीज़। सही है? तो जब डायबिटीज़ हो जाती है तो डायबिटीज़ के दौरान फिर आप इंसुलिन की इनटेक करते हो, इंसुलिन की दवाई लेते हो, और वो आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के ज़रिए लगाते हो, आप स्किन के अंदर लगा लेते हो। सही है? तो अब ये इंसुलिन मैं क्यों इंजेक्शन के ज़रिए ले रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंसुलिन को मैं ओरली इंटेक करूँ? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप इसको ओरली इंटेक करेंगे तो स्टमक में कुछ इस तरह के जो है ना जूसेस प्रेजेंट हैं जिसका नाम है HCl, ठीक है। वो क्या करेगा? ये जो इंसुलिन है ना इसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि जो इंसुलिन मैं इंटेक करूं उसकी डिस्ट्रक्शन हो, और मैं यही चाहूँगा कि जो इंसुलिन मैं ले रहा हूँ तो वो अपनी बॉडी में, हमारे बॉडी में अपना फंक्शन परफॉर्म करे। तो मैं कभी भी इंसुलिन अगर ओरली डिस्ट्रॉय हो रहा है तो मैं कभी भी ओरली इसको इंटेक नहीं करूँगा। क्लियर हो गया? तो हम इसको देखकर हम यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा ये वाला जो ड्रग है ना ये यहाँ पे मोस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर मैं इंसुलिन को इंजेक्शन के फॉर्म में दे दूँ तो ये मोस्टली इफ़ेक्टिव होगा, ये अपना फंक्शन अच्छी तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अच्छा रैपिडिटी विद, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ। रैपिडिटी विद विच द रिस्पॉन्स इज़ डिज़ायर, मतलब क्या है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो इमरजेंसी कंडीशन में आप क्या करते हैं? आप इंजेक्शन जो है ना यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको इफ़ेक्ट क्या होना चाहिए? आपको एक्शन क्या चाहिए? फास्ट चाहिए। सही है? रिस्पॉन्स जो है ना वो अच्छी तरह से चाहिए, रैपिड रिएक्शन चाहिए। सही है? तो रैपिडिटी विद विच द रिस्पॉन्स इज़ डिज़ायर्ड। एक्यूरेसी ऑफ द डोजेज रिक्वायर्ड, मतलब आपने देखना होता है कि अगर मैं इस तरह की जो है ना डोज इंजेक्शन के फॉर्म में दे दूँ तो ये रिएक्शन तो नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपने एक स्पेसिफिक डोज रखा है तो जो है ना इंजेक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक डोजेज होते हैं। डोज का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ ए ड्रग गिवन बाय जो है ना आपकी बॉडी को जो ड्रग मिल रहा होता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डोजेज होता है। तो उस डोज को रिक्वायर्ड होने के लिए, उस डोज को अचीव करने के लिए डिफरेंट जो है ना रूट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। जिस तरह से डिफरेंट डोजेज होंगे उस तरह से डिफरेंट जो है ना क्या होंगे? डिफरेंट रूट्स जो है ना वो यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम जो है ना अगर हम ये चॉइस लगाते हैं कि कौन सी रूट के ज़रिए हमें एडमिनिस्ट्रेट करना है, ड्रग को देना है, तो एक और बात याद रख लिया करो कि
पेशेंट की कंडीशन को ज़रूर देखना है। अगर मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है और उसको जो है ना फेस ट्रॉमा हो गया है। फेस ट्रॉमा का मतलब ये है कि उसका जो फेस है वो बिल्कुल ही जो है ना वो ठीक नहीं है, एक्सीडेंट की वजह से उसमें जो है ना फ्रैक्चर्स आ गए हैं, उसकी बोन फ्रैक्चर आ गई। तो क्या आप उस वक्त भी उसको कहेंगे कि आपने क्या करना है, ये टैबलेट लो, इसके पीछे क्या करो, पानी पी लो? वो नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप ज़रूर जो है ना या तो इंट्रावेनस यूज़ करेंगे या इंट्रामस्कुलर रूट यूज़ करेंगे। इंट्रामस्कुलर का मतलब ये है कि जो जो मसल्स है उसमें ड्रग लगाएंगे या जो वेन है उसमें जो है ना ड्रग्स लगाएंगे। अच्छा, अगर एक पेशेंट है उसको इमरजेंसी है, ठीक है, तो इस तरह जिस तरह हमने बात की कि इमरजेंसी की कंडीशन में हम फिर जो है ना कौन सा रूट यूज़ करते हैं, इंट्रावीनस का जो है ना रूट यूज़ करते हैं, और या तो जो है ना इंट्रामस्कुलर का, और मोस्टली हम इंट्रावेनस यूज़ करते हैं। तो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो कंडीशन है वो किस तरह से। सही है। तो ये तो कुछ फैक्टर्स हो गए जिसके बिना पे हम ये चॉइस लेते हैं, हम ये जो है ना चूज़ करते हैं कि कौन सा रूट हमने इस्तेमाल करना है, कौन से ड्रग के लिए कौन सा रूट, कौन सा पाथवे जो है ना वो बेहतरीन है। चलो अब नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास अगर हम देख ले तो रूट है, फिर ये जो रूट है ना ये दो में डिवाइड हो गई। सही है, एक है हमारे पास लोकल और दूसरा है सिस्टमिक। सही है। आज जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ लोकल की बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम कौन से डिस्कस करेंगे, इंटरनल और पेरेंटल जो सिस्टमिक है। लोकल में हमारे पास है टॉपिकल, डीपर टिश्यूज़ और आर्टीरियल सप्लाई। सही हो गया, ये लोकल की बात हो रही है। सही है ना। तो चलो अब टॉपिकल से स्टार्ट कर लेते हैं और आर्टीरियल सप्लाई पे ख़त्म करते हैं। लोकल रूट्स हम किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है? तो दीज कैन ओनली बी यूज फॉर लोकलाइज लेजन्स। लोकलाइज लेजन्स का मतलब ये है कि वो वाले ज़ख़म जो आपको नज़र आते हैं और आप एक्सेसिवली वहाँ पे जो है ना क्या कर सकते हैं, किसी क्रीम को लगा सकते हैं, किसी जो है ना ट्यूब को लगा सकते हैं, किसी जो है ना ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज लेजन। मतलब आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म है तो आप उसके लिए टैबलेट तो यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप स्किन के ऊपर क्रीम लगा सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि वो लोकलाइज है, वो आपको नज़र आ रहा है। सही है। So these can only be used for localized lesion at accessible site for drugs whose systemic absorption from these site is minimal. For example, GTN applied as ointment. GTN असल में क्या चीज़ है? ये असल में एक ointment है और ये ointment के ज़रिए applied होता है for what? जो आपकी बॉडी की स्किन है उसमें जो है ना यूज़ होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे देख लेना, फॉर ड्रग्स हु सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दिस साइट इज़ मिनिमल। अगर आप सिस्टमिक उसको दें ना, सिस्टमिक का मतलब ये है कि आप उसको या तो ओरली दें या इंजेक्शन की फॉर्म में दें, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट है या एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, वो मिनिमल है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोकल रूट्स। सही है। मिसाल के तौर पर आपकी स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको कहेगा कि ठीक है, आप जो है ना अगर आपकी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो आपको कहेगा कि हाँ ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इंजेक्शन भी यूज़ करने, एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करने, लेकिन इसके अलावा आपने लोकल रूट यूज़ करना है। इसकी आपका जो इन्फेक्शन है स्किन के ऊपर, आपने क्या करना है, उसके ऊपर लोशन लगाना है या तो उसके ऊपर क्रीम लगाना है। तो ये क्रीम और लोशन क्या चीज़ हो गई, ये क्रीम और लोशन असल में जो है ना वो लोकल रूट्स। अब इसका क्या मतलब है, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ से देख लो, हाई कंसंट्रेशन आर अटेंड एट डिज़ायर साइट विदाउट एक्सपोजिंग रेस्ट ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पर इसका मतलब यह है कि हाई कंसंट्रेशन आर अटेंड मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जब आप डायरेक्टली वहाँ पे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ये नहीं, ये वाला मिसाल के तौर पर ये है ना, ये आगे इसकी एग्जांपल्स है लेकिन फिर भी मैं मिसाल के तौर पर ये वाला स्किन वाला एरिया है, ठीक है, और आप इसके ऊपर क्या कर दे, इस तरह से जो है ना ऑइंटमेंट जो है ना इसके ऊपर लगा दे। तो
आप हाई कंसंट्रेशन में अपनी डिज़ायर एक्शन को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने ऑइंटमेंट लगाया है वो डायरेक्टली अप्लाइड है कौन से एरिया पे, जो अफेक्टेड एरिया है। तो जब आप अफेक्टेड एरिया पे हाई कंसंट्रेशन अचीव कर सकते हैं तो फिर आपको किसी और दूसरी रूट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करें, यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली उसको अप्लाई करें। तो जब आप उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आपका जो एक्शन, आपको जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो हाई कंसंट्रेशन में अचीव होगा। और दूसरी बात, आपने पूरी बॉडी को एक्सपोज नहीं किया, मतलब आपका एक स्पेसिफिक एरिया पे ज़ख़म है, आपने वहाँ पे दवाई लगा दी तो किसी जो दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो एक्सपोज नहीं हुए। लेकिन अगर आप ड्रग्स यूज़ करेंगे, आप इंजेक्शन के ज़रिए उसको ट्रीट करेंगे तो आपका जो सारा जो बॉडी है वो एक्सपोज होगा किस चीज़ की तरफ, ड्रग की तरफ। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकल रूट्स कहते हैं। अब लोकल रूट्स में हमारे पास है टॉपिकल, डीपर टिश्यूज़ और आर्टीरियल सप्लाई। अच्छा, टॉपिकल की बात कर लेते हैं। तो पिक्चर से आप जो है ना समझ आ चुका होगा कि इसका क्या मतलब है। टॉपिकल का मतलब सिंपल सी याद रख लिया करो कि स्किन के ऊपर, सही है ना। सो दिस रेफर्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सर्फेस ऑफ लोकलाइज्ड एक्शन। लोकलाइज्ड एक्शन के लिए जो लोकल एरियाज़ है उसकी एक्शन के लिए अगर आपने सरफेस के ऊपर या स्किन के सरफेस के ऊपर एक दवाई लगा दी तो उसको हम फिर जो है ना क्या, कौन सा नाम देंगे कि ये हमने टॉपिकल रूट जो है ना वो यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो स्किन के ऊपर ड्रग इज़ अप्लाइड एज ऑइंटमेंट, क्रीम एंड लोशन। ये जो ऑइंटमेंट, क्रीम और लोशन है ना, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये आप टॉपिकल रूट के ज़रिए यूज़ करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जो ऑइंटमेंट, क्रीम्स और लोशन है ना, इसको हम ना तो इंजेक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं, ना जो है ना ऑरली हम इसको दे सकते हैं। तो अगर आप इसको दे सकते हैं तो ओनली टॉपिकल रूट के ज़रिए। आप ये वाला एग्जांपल दे रहे हैं ना, तो ये असल में क्या चीज़ है, ये क्रीम्स है, सही है। और ये क्रीम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये सरफेस के ऊपर ही यूज़ हो रहा है। तो जो ड्रग सरफेस के ऊपर यूज़ हो और उसके जो है ना लोकलाइज्ड एक्शन आपको जो है ना चाहिए। लोकलाइज्ड एक्शन का मतलब ये कि ये आप जहाँ, मिसाल के तौर पर ये वाला एरिया यहाँ पे ज़ख़म है तो आप डायरेक्टली इस पे लगाएंगे तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये ठीक होगा। क्लियर है। इसके एग्जांपल ऑइंटमेंट, क्रीम एंड लोशन से। अब आगे चले जाते हैं, टॉपिकल रूट जो है ना इसके अलावा कौन कौन से हैं। सो एक हो गया स्किन के ऊपर, ठीक है, मैं पीछे चले जाता हूँ, यहाँ पे एक हो गया हमारे पास स्किन के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ। सो द डोजेज डिपेंड्स अपॉन द साइट, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन की जो है ना अंदर आप लगा सकते हैं। अब म्यूकस मेम्ब्रेन में कौन कौन सी है, आप माउथ और पेरेंट्स के ज़रिए अगर आप देख ले, अगर मिसाल के तौर पर आपकी माउथ में कुछ जो है ना बीमारी है, आपने देखा होगा जब माउथ में छाले पड़ जाते हैं तो उसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सोमोजेल यूज़ करते हैं। तो वो भी क्या चीज़ होती है, वो भी टॉपिकल रूट में आ जाती है, क्योंकि आप सरफेस के ऊपर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो माउथ एंड पेरेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती है, माउथ वाशेस हो गए, लोजेंजेस हो गए। और इसके अलावा अगर आपने स्ट्रेप्सल देखे होंगे तो स्ट्रेप्सल को हम जो है ना निगल नहीं जाते, हम उसको जो है ना माउथ में इधर उधर जो है ना वो क्या करते हैं, इधर उधर उसको मूवमेंट करते हैं ताकि उसकी जो है ना सरफेस के ऊपर असर पैदा हो। तो ये भी हमारे पास टॉपिकल रूट में आ जाती है। इसके अलावा आइज़, एयर एंड नोज़ एज ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट्स, इरिगेशंस एंड नेसल स्प्रे। ये जितने भी इसके एग्जांपल है, ड्रॉप्स देख ले, ऑइंटमेंट्स देख ले, नेसल स्प्रेज आपने देखे होंगे। तो ये ड्रग हम क्या करते हैं, या तो ये हम इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं, नहीं, ये ऑरली फॉर्म में देते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये हम किस फॉर्म में देते हैं, या तो ड्रॉप्स के फॉर्म में, या ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में, या नेजल स्प्रेस के फॉर्म में, या इरिगेशन के फॉर्म में, सही है। तो ये भी हमारे पास टॉपिकल रूट में आ जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात कर लेते हैं। सो एज नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स गिवन ओरली। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है, टॉपिकल रूट में कुछ इस तरह की जो है ना ड्रग्स है कि वो नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसका अब हम इसको ओरली तो देते हैं, लेकिन हम ओरली इसको क्यों देते हैं, तो इसमें एक ड्रग है जिसका नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जब आपको
हार्ट बर्न हो ना, हार्ट बर्न आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि यार मेरा जो है ना, ये जो मेरा जो स्टमक है इसमें एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये जो चेस्ट वाला एरिया है ये यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। तो उसके लिए जब हम ड्रग यूज़ करते हैं जो ओरली यूज़ होगा तो उसका नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये सरफेस के एरिया पे ही यूज़ होगा, ठीक है। और अगर हार्ट बर्न के लिए यूज़ हो तो इसको जो है ना फिर हम कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, ये टॉपिकल रूट की कैटेगरी में आ जाता है। मैंने यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की है ना, तो म्यूकस मेम्ब्रेन तो बॉडी में हर जगह पे प्रेजेंट है, तो जो ड्रग म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर यूज़ होगा वो टॉपिकल रूट में आएगा, सही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ब्रोंकाई एंड लंग्स की। सो आपने इनहेलेशनल स्प्रेज देखे होंगे, एरोसोल्स देखे होंगे, जिसको जो है ना न्यूबलाइज्ड सोल्यूशन ऑफ आर फाइन पाउडर, फॉर एग्जांपल सल्ब्यूटामॉल, जिसको अगर बुखार हो गया है और वो कफिंग कर रहा है तो आपने देखा होगा वो हॉस्पिटल में आपको एक मास्क लगा दिया जाता है और इसमें जो है ना एक ड्रग यूज़ होता है जिसका नाम है सल्ब्यूटामॉल। तो वो आपको क्या करता है, न्यूबलाइज करता है, जिसका नाम है न्यूबलाइजेशन। न्यूबलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आपको ब्रोंकाई या लंग्स में कोई डिजीज़ है, आप सांस नहीं ले पा रहे, तो सल्ब्यूटामॉल के ज़रिए वो क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं। ब्रोंको डायलेशन का मतलब ये है कि जो आपकी ब्रोंकाई है वो तंग हो गए हैं तो उसको फिर से जो है ना वो खोल लेते हैं। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सल्ब्यूटामॉल। और सल्ब्यूटामॉल कहाँ पे फंक्शन करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्शन अपना परफॉर्म करेगा। तो ये भी एग्जांपल है टॉपिकल रूट की। अच्छा, यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं, तो इसमें कुछ ड्रग्स यूज़ होते हैं, एस जेलीज या लेडोकैन हो गया। लेडोकैन असल में ये लोकल इनिस्थीजिया भी है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर या जो है ना एनेस्थीसिया यूज़ कर रहे हैं लोकली, तो ये हमारे पास ये जो लेडोकैन है ये लोकल एनेस्थीसिया में आ सकता है। लेकिन ये याद रख लिया करो, ये असल में क्रीम फॉर्म में होता है, मतलब ट्यूब में होता है, ठीक है ना। तो यूरेथ्रा की जो है ना यहाँ पे ये यूरेथ्रा का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले देता हूँ ये यूरेथ्रा की। जब हम जो है ना यूरिन यूरिन बैग जो है, यूरिन बैग, ठीक है, यूरिन बैग या यूरिन कैथेटर, ये नाम आपने या सुने होंगे या पहली बार जो है ना सुन रहे होंगे। यूरिनरी कैथेटर क्या चीज़ होती है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यूरिनरी कैथेटर एक असल में एक ट्यूब होता है। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हो गई किडनीज़, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया ब्लैडर, सही है, ये यूरेथ्रा हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक ये जो है ना एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, और जब वो वहाँ से इंसर्ट होता है तो इस पाइप के ज़रिए अगर कोई बीमार है, कोई कोमा में है, तो वो अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना वो यूरिन कर सकता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसको जो है ना मैं इसको इस तरह से जो है ना बना देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये ब्लैडर है, ये वाला। तो यहाँ से एक पाइप को हम इंटर करते हैं और उस पाइप के ज़रिए जो है ना ये यूरिन इस तरह से आ रहा होता है, और वो जो है ना यहाँ पे एक बैग लगा हुआ होता है, तो वो उस बैग में यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो जब भी हम ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो कैथेटर है, हम इंसर्ट करते हैं ना, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, लेडोकेन यूज़ करते हैं। उस जगह को हम एनेस्थेसाइज्ड करते हैं, उस जगह को हम एनेस्थीसिया देते हैं, क्योंकि ये पेनफुल होता है। आप एक पाइप को जो है ना या यूरेटर के ज़रिए आप जो है ना उसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा के ज़रिए आप इसको इंसर्ट करते हैं, तो ये आप जो है ना उसको पेन होगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लिडोकैन जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, विजाइना की तरफ अगर हम बात कर लेते हैं, तो जब आपको अगर विजाइना में कुछ जो है ना प्रॉब्लम्स है या डिजीज़ है, तो उसके लिए जो है ना या तो आप विजाइनल टैबलेट्स यूज़ करते हैं या विजाइनल
क्रीम यूज़ करते हैं। वेजाइनाइटिस एक कॉमन बीमारी है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द विजाइना हो, तो उसके लिए फिर हम जो है ना या तो विजाइनल टैबलेट्स यूज़ करते हैं या उसके लिए कुछ क्रीम जो है ना वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेक्टम की बात कर लेते हैं, तो रेक्टम में भी हमारे पास ऑइंटमेंट्स है और सपोजिटरीज है। सपोजिटरीज असल में कुछ वो दवाइयाँ, वो मेडिसिन जो हम रेक्टम के ज़रिए देते हैं या रेक्टम की जो है ना थ्रू रेक्टम देते हैं, और ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, एक होता है एनेमा, ठीक है, जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, सही है, और एक होता है सपोजिटरी जो हमारे पास, ये दोनों रेक्टम के थ्रू देते हैं, लेकिन एक है सॉलिड फॉर्म में और दूसरा है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल कहाँ के हैं, ये हमारे पास है टॉपिकल रूट के। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद जाते हैं डीपर टिश्यूज़ की तरफ। ये आसान है। अब एक और बात, यहाँ पे हम डीपर टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये असल में लोकल है। लोकल का मतलब ये है कि लोकलाइज्ड है, आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देख लो, अनदर लोकल या पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट का क्या मतलब है कि वो दवाई जिसमें इंजेक्शन यूज़, क्लियर, वो दवाई जिसमें इंजेक्शन यूज़ हो, हम इसको पेरेंटल रूट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये इंजेक्शन, अगर ये वाला एग्जांपल देख ले तो लोकली यूज़ हो रहा होता है। लोकल एरिया के लिए अगर आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करें तो इसको हम डीपर टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, another local or parental route of administration through invasive। इन्वेजिवनेस किसे कहते हैं, किसी जगह में इंटर होना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटर होंगे, उस दवाई को हम इंटर करेंगे इंजेक्शन के थ्रू, कहाँ पे, लोकल एरिया पे। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, सो द ड्रग इज़ इन सच स्टेट दैट एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज़ मिनिमल। ठीक है, कि यहाँ पे ये जो ड्रग है ना, इसकी जो है ना वो क्या है, स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे स्लो है और इसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन मिनिमम है, तो इसकी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, डीपर टिश्यू वाला जो है ना रूट यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेना, तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है ये हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट इन नी जॉइंट। अब यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये असल में स्टीरॉयड है। ठीक है, और स्टीरॉयड हमारी बॉडी को बूस्ट अप करता है। स्टीरॉयड कुछ हद तक अच्छे हैं, लेकिन कुछ हद तक ये हमारे बॉडी के लिए ख़तरनाक भी है। अब ये हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ना, ये नी जॉइंट में क्यों यूज़ होता है, तो रिमेंबर वन थिंग, ये हाइड्रोकॉर्टिसोन हमारे पास क्या है, ये तो एक स्टीरॉयड है ना, तो जितने भी नी जॉइंट के मसाइल होते हैं, मिसाल के तौर पर आपको आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेशन को क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, और दूसरा पेन को भी रिड्यूस करेगा। सही हो गया। तो इस तरह से डीपर टिश्यू, अगर नी के ज़रिए, नी के अंदर आप किसी इंजेक्शन के थ्रू दवाई लगा रहे हैं, तो इसको हम डीपर टिश्यूज़ कहते हैं। इसके अलावा रेट्रोबल्बर इंजेक्शन, रेट्रोबल्बर इंजेक्शन किस लिए यूज़ होता है, अगर आपने जो है ना कॉर्निया और इस वाली एरिया को एनेस्थीसिया देना है, ठीक है, एनेस्थीसिया देना है, तो इसके लिए आप ये जो रेट्रोबल्बर इंजेक्शन है ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर देख लो तो ये रेट्रोबल्बर इंजेक्शन की एग्ज़ाम्पल है। सही है, चलो आगे की तरफ चलते हैं, आर्टीरियल सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो आर्टीरियल सप्लाई का क्या मतलब है, मिसाल के इसका मतलब ये है कि आर्टरी के अंदर आपने दवाई लगानी है। क्लियर है, मोस्टली आपने देखा होगा कि ये जो ऊपर स्किन के ऊपर ये जो आपके जो है ना वेन्स नज़र आ रहे होते हैं, इसमें हम ड्रग लगाते हैं। लेकिन आर्टीरियल सप्लाई में हम क्या करेंगे, आर्टरी के अंदर हम ड्रग्स लगाएंगे। अब ये क्या बात कर रहे हैं, लोकल बट पेरेंटल रूट अटेन्ड बाय ड्रग विद मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। इसमें सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। मतलब इसका ये है कि सिस्टम में ज़्यादा ड्रग नहीं जाएगा, सिस्टम को ये ड्रग इफ़ेक्ट नहीं करेगा,
मिसाल के तौर पर मैं एक लोकल एरिया में ड्रग दे रहा हूँ तो उस लोकल एरिया का जो है ना उस ड्रग का हार्ट पे कोई असर नहीं होगा, ना ही उस ड्रग का जो है ना दूसरी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा, इस तरह से नहीं होगा। क्लियर है? सिस्टम मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन का क्या यही मतलब है कि सिस्टम में वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो ड्रग मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, वो मैं लोकली लगा रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये क्या बात कर रहे हैं, लोकल है बट पेरेंटल रूट के ज़रिए हम इसको अटेंड करेंगे, इसको हासिल करेंगे। मतलब ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? अब इसकी एग्जांपल क्या है, इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन फॉर कंट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी अब किसी चीज़ किसको कहते हैं, मिसाल अब जब रिमेंबर वन थिंग, आप जब विसल्स की जो है ना हम क्या कहते हैं उसके, विसल्स की एग्जामिनेशन करते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जो बॉडी है ना, इसकी जो ब्लड वेसल है उसकी क्या हालत है। ठीक है, तो जब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन यूज़ करते हैं। आर्टीरियल के ज़रिए को जो है ना आप कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। ये कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है, ये असल में एक टाइप ऑफ केमिकल है, और ये केमिकल क्या करेगा, आपको जो क्लियर पिक्चर ऑफ विसल्स, जो विसल्स है ना इसकी पिक्चर को आपको क्लियर करेगा। और एंजियोग्राफी हम किसे कहते हैं, जब हम विसल की एग्जामिनेशन करें थ्रू रेडियोग्राफी। मिसाल का मतलब इसका ये है कि अगर आप एमआरआई के ज़रिए या एक्सरेस के ज़रिए विसल्स को देखना चाहते हैं कि आपकी जो विसल्स है वो किस तरह से है, तो इसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं। और उस एंजियोग्राफी को, उस विसल्स को क्लियर करने के लिए कि वो मुझे साफ नज़र आए, तो उसके लिए एक मीडिया यूज़ होता है जिसको हम कंट्रास्ट मीडिया कहते हैं, और ये असल में एक केमिकल्स है। सही है? तो इसके लिए कौन सा रूट हम यूज़ करेंगे, आर्टीरियल सप्लाई का रूट जो है ना वो यूज़ करेंगे। दूसरी बात अगर हम देख ले तो एंटी कैंसर ड्रग्स, वो वाले ड्रग्स जो कैंसर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हम आर्टरी के अंदर जो है ना क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, और जो है ना वो क्या करते हैं, वो मुझे ये बता रहा होता है कि अगर मैं ये ड्रग यहाँ पे दे दूँ तो ये मुझे बताएगा कि मेलिग्नेंसीज कहाँ पे है, कैंसर जो है ना वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लो ये क्या बता रहा है, एंटी कैंसर ड्रग्स इन फेमोरल आर्टरी, जो फेमोरल आर्टरी है उसमें हम देते हैं, या ब्रेकियल आर्टरी टू लोकलाइज द मेलिग्नेंसीज ऑफ लिम्स। मेलिग्नेंसीज का क्या मतलब है, वो वाले सेल्स जिसको जो है ना क्या हो गया हो, कैंसर हो गया। अगर मुझे ये पता लगाना है कि बॉडी में कहाँ कहाँ पे जो है ना कैंसर वाले टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, कैंसीरियस सेल्स प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए मैं कौन सा जो है ना एक ड्रग यूज़ करूँगा, और उस ड्रग के लिए जो है ना मैं कौन सा रूट यूज़ करूँगा, आर्टीरियल सप्लाई वाला रूट यूज़ करूँगा। ठीक है, आज तक के लिए जो है ना इतना जो है ना बहुत है। इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट रूट्स की बात करेंगे, जो इसके अलावा जो औरल है, पेरेंटल है, उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये करना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है ये आपको याद रख लिया जाना चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दे, लेकिन एक और बात याद रख लिया करो कि फार्माकोलॉजी जो है ना ये एक टफ़ सब्जेक्ट है, लेकिन इतना भी टफ़ नहीं है। आपको रेगुलर स्टडी की ज़रूरत होगी। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप हाफ़ आवर भी इसको दें तो आपको जो है ना ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक और असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप जो है ना जितने भी रूट्स आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपने इंटरनेट में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है 3D वीडियोस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपने जो है ना क्या करना है, ये सर्च आउट करना है। यूट्यूब में आपने क्या करना है, ये सर्च आउट करना है कि किस तरह से जो है ना हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं टूवर्ड्स द बॉडी, इनटू द बॉडी। सही है, तब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।